मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं करंटली दिल्ली से अपनी एमबीबीएस जो है वो परस्यू कर रहा हूँ। तो अभी पिछले ही महीने हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो उनसे अच्छी खासी बातचीत हो गई मेरी। तो हमने एक दिन बैठे हुए थे, हम बातचीत चल रही थी हमारी। तो उसी बातचीत के दौरान ये बात निकली कि मैंने उन्हें बताया कि सर मैं हॉरर स्टोरीज़ राइट करता हूँ और मैं सुनाने भी जाता हूँ मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर एज ए पॉडकास्ट गेस्ट। उन्हें जब मेरी इस रुचि के बारे में पता चला तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में पेश आया हुआ है जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को मतलब एक नया मोड़ ही दे दिया एक तरीके से। अभी ये जो वाक़या है इसकी शुरुआत होती है करीब 8 साल पहले। अब जो डॉक्टर साहब हैं 8 साल पहले वो पीजी कर रहे थे हरियाणा के किसी कॉलेज से। उनकी एक रात को नाइट ड्यूटी लगती है। अब उस नाइट ड्यूटी के दौरान उन्हें जो इमरजेंसी है वो भी संभालनी थी और दोनों मेल और फीमेल वार्ड भी संभालने थे। ये सब चल ही रहा था कि उन्हें एक सिगरेट पीने की तलब हुई। तो अब जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल में ऐसे ही कहीं पे तो सिगरेट वो पी नहीं सकते थे। तो उनके पास दो तरीके थे, या तो जो ऊपर के फ्लोर्स खाली रहते हैं उनमें से किसी एक फ्लोर पे जा कर के सिगरेट पीना किसी अच्छा कोना देख के, या फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल कर के जो टपरी होती है उन पर जा कर के सिगरेट पीना। अब डॉक्टर साहब ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए नीचे जाने से ज़्यादा प्रेफर किया कि वो ऊपर के किसी फ्लोर पे चले जाएं। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ये जो अस्पताल है वो 6 फ्लोर का था। डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगी हुई थी चौथे फ्लोर पर। अब वो छठे फ्लोर पर जाते हैं, एक खाली वार्ड देखते हैं और उस वार्ड की बालकनी में कुर्सी लगा करके आराम से अपने सिगरेट के कश ले रहे होते हैं। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे उनकी सिगरेट भी ख़त्म हो जाती। अब डॉक्टर साहब सिगरेट ख़त्म करके वापस से अपनी ड्यूटी के लिए नीचे जा ही रहे होते हैं कि 5वें फ्लोर से उन्हें एक दर्द में कराहने की आवाज़ आती है। अब जो आवाज़ उन्हें आई थी वो आई थी साइकेट्री वार्ड से, पर उनकी ड्यूटी जो थी वो दूसरे कोने में थी हॉस्पिटल के और उन्हें ड्यूटी पर भी टाइम से पहुंचना था। पर फिर उन्होंने थोड़ा सा अपनी पोजीशन को की लिबर्टी लेते हुए दूसरे जो साइकेट्री वार्ड में दर्द से कराने की आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ के पर जाने का फैसला लिया कि अगर कुछ होगा भी तो नर्सिंग स्टाफ संभाल लेगा थोड़ी देर के लिए और इतने में डॉक्टर साहब के पास कॉल आ जाएगा। अब डॉक्टर साहब जब साइकेट्री वार्ड में गए तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बेड ऑक्यूपाइड था जिस पे एक 90 साल के आसपास की बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। अब जी डॉक्टर साहब जाते हैं और देखते हैं आसपास कोई भी नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कोई वार्ड बॉय अवेलेबल नहीं है। तो किसी को कुछ ना कहते हुए सीधे उन अम्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अम्मा क्या हुआ, आप इतना परेशान हो, कोई देखने वाला नहीं है क्या यहाँ पर, और आपको क्या तकलीफ हो रही है ताकि उसका इलाज किया जा सके। तो जो बूढ़ी अम्मा होती हैं वो बताती हैं कि बेटा इस तरीके से दर्द हो रहा है, तो जो भी सप्लाइज़ अवेलेबल होती है वहाँ पर वो उन सप्लाइज़ में से कुछ मुख्तलिफ दवाओं को ले कर के उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है साहब, दर्द जो है वो ख़त्म हो चुका था उनका, या ख़त्म नहीं हुआ होगा तो कुछ हद तक कम हो चुका होगा। अब डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि अगर अम्मा किसी भी तरीके की आपको परेशानी आए तो आप बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। अम्मा भी बोलती हैं कि ठीक है बेटा, वैसे तो कोई यहाँ पर आता नहीं है, दिन में एक बार अगर किसी डॉक्टर ने चक्कर लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर 1-2 बार वार्ड बॉय आ जाते हैं और ज़्यादातर वो भी नहीं आते। तो डॉक्टर साहब फैसला करते हैं कि वो खुद उन अम्मा का ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से वो 4 से 5 दिन तक कभी उनके लिए खाने का सामान ले जाते तो कभी उनसे बातें करने के लिए बैठ जाते। अब डॉक्टर साहब जो थे वो इतने ज़्यादा खुश हो जाया करते थे उनसे मिलके कि वो
दिन में जब पहले एक बार जाते थे, अब वो दिन में 8 से 10 बार जाने लगे, ड्यूटी आवर्स में भी और ऑफ ड्यूटी आवर्स में भी। अब धीरे धीरे डॉक्टर साहब और अम्मा जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हंसमुख दोस्त की तरह बन गए। तो 5वें दिन डॉक्टर साहब ने बोला कि अम्मा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक तस्वीर खींच लूँ ताकि ये यादें हमेशा के लिए संजो सकूँ। डॉक्टर साहब ने जैसे ही तस्वीर खींची तो उन्हें उस तस्वीर को देखने का मौका ही नहीं मिला। उस फोटो के क्लिक होते के साथ ही डॉक्टर साहब के फ़ोन पे कॉल आ गया इमरजेंसी से। असल में इमरजेंसी में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आया था, जिस केस की वजह से उन्हें फ़ौरन नीचे पहुंच कर के जो विक्टिम्स थे उनको, जो उस एक्सीडेंट में घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे विक्टिम्स, उनको फर्स्ट एड देना था। तो डॉक्टर साहब सीधे फ़ोन जेब में रखते हैं और भागते हुए चले जाते हैं नीचे। इसी तरीके से 8 दिन गुजर जाते हैं और डॉक्टर साहब और अम्मा काफ़ी अच्छा टाइम आपस में स्पेंड कर रहे थे। डॉक्टर साहब भी खुश थे, अम्मा भी खुश थी। तभी आया 9वां दिन, और 9वें दिन जब डॉक्टर साहब वहाँ पर जाते हैं तो पूरा वार्ड खाली मिलता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो एक बेड अम्मा ने ऑक्यूपाई किया हुआ था वो बेड भी बिल्कुल खाली था, और देखने में ऐसा लग रहा था कि जो पूरा वार्ड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, वहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई गया नहीं है, तो कोई भी बेड शीट वगैरह नहीं बिछी हुई थी। इसके अलावा जो गद्दे थे उन पर भी थोड़ी थोड़ी धूल जमी हुई थी। अब डॉक्टर साहब सोचते हैं कि ठीक है, चलो हो सकता है कि अम्मा जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी होंगी, उनकी तबीयत में सुधार आ गया होगा। तो तभी वो नीचे जाकर के नर्सिंग ऑफिसर से पूछते हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें से किस स्टाफ की ड्यूटी जो है वहाँ पर लगी हुई थी साइकेट्री वार्ड में पिछले 1 हफ्ते से। तो नर्सिंग ऑफिसर बताता है कि सर, साइकेट्री वार्ड में पिछले 1 महीने से कोई पेशेंट ही नहीं आया, तो अब हम किसी भी नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी क्यों ही लगाएंगे साइकेट्री वार्ड में। ये बात सुन कर के जो डॉक्टर साहब होते हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 8 दिन से एक औरत परेशान हो रही थी और तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड तक नहीं है। इस बात को सुनने के बाद में डॉक्टर साहब जो मतलब बोलने के बाद में डॉक्टर साहब सीधे भागते हुए मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सर, मुझे इस नाम की इस औरत की फ़ाइल चाहिए, आप प्लीज़ एक बार रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। तो जब मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस नाम का आखिरी बार पेशेंट जो है वो 8 साल नहीं 9 साल पहले आया था हॉस्पिटल में। तो 9 साल पहले केस आया था उस नाम का, और उसके बाद से कभी कोई केस आया ही नहीं। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई केस नहीं आया तो मैं किसका ध्यान रख रहा था। अच्छा, अभी तक भी डॉक्टर साहब को दिमाग में ये नहीं आई बात कि उनके पास एक तस्वीर भी है उन अम्मा की। तो उन्हें पता चलता है मेडिकल ऑफिसर से कि जो 9 साल पहले केस आया था वहाँ पर उन अम्मा का बेटा उन्हें रख के मतलब छोड़ करके गया था, और उसके बाद वो कभी देखने ही नहीं आया। फिर एक दिन अम्मा को डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद से उनकी कोई खैर खबर हॉस्पिटल में तो नहीं है। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं वो पूछते हैं कि एड्रेस तो होगा ही सही उसके बेटे का। तो उस बेटे का एड्रेस लिया जाता है और डॉक्टर साहब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो बेटा था उन अम्मा का वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुका था। जब वहाँ पे घर के अंदर जाने के बाद में एक सर्वे का बहाना देते हुए वो पूछते हैं कि घर में कौन कौन है, बूढ़े बुजुर्ग हैं कि नहीं है। तो उनकी नज़र पड़ती है उस बेटे के पीछे की दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर पे। तस्वीर में साफ साफ नज़र आ रहा था कि ये वही बूढ़ी महिला है जिनका डॉक्टर साहब जो है वो पिछले 8 दिन से इलाज कर रहे थे, और उनकी जो तस्वीर थी उसके ऊपर एक हार चढ़ा हुआ था। अब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये इनकी मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई इनकी। तो वो बेटा बताता है कि डॉक्टर साहब देखो, वैसे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है आपको सच बताने का। तो हम 2 भाई थे और मेरा छोटा भाई जो था वो कभी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा था, और धीरे धीरे माँ के खर्चे जो थे वो मुझे उससे उठाना भारी पड़ रहा था मुझे, मतलब वो अपनी माँ के खर्चे नहीं उठा पा रहा था।
तो वो क्या करता है कि माँ को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आ जाता है, और उसके बाद से उसने कभी पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि उसकी माँ जिंदा है कि नहीं है। डॉक्टर साहब को गुस्सा बहुत आता है, पर फिर वो अपने गुस्से को मतलब पी जाते हैं एक तरीके से गुस्से को, और बोलते हैं कि ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हैं, और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो एक आखिरी बार पूछते हैं कि अगर इसके अलावा भी कोई घर हो जहाँ पर तुम लोग रहा करते हो। तो वो जो उस अम्मा का बेटा होता है वो बताता है कि हमारा एक पुश्तैनी घर हुआ करता था एक गांव में, और वो गांव जो था वो उत्तराखंड में पड़ता था। तो डॉक्टर साहब वहाँ पर जाते हैं, पर जब 1.5 से 2 दिन उनको शायद लगते हैं पहुँचने में उस गांव में, और जब वो पहुँचते हैं तो पूरा गांव जो था वो पूरा सुनसान हो चुका था। अब लाजमी सी बात है, गांव दिहाड़ का इलाका है, तो लोग बाग जल्दी ही सो जाया करते हैं। 7-8 बजते बजते तो लगभग सभी सो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब वहाँ पर देख रहे होते हैं क्या किया जाए, किससे पूछा जाए। इतने में एक छोटा सा बच्चा हाथ में पानी की बाल्टी लेकर के जा रहा होता है। वो बच्चा उनसे पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो बच्चे को बताते हैं कि बेटा मैं किसी की तलाश में आया हूँ और मैं उनको ढूंढ रहा था। तो बच्चा बोलता है कि अंकल ये टाइम तो सही नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर पे चलिए, हमारे घर पे रात रुकिए और अगले सवेरे आप ढूंढ लीजिएगा जिसको भी ढूंढना, यहाँ पर आप ढूंढने के लिए आए हैं। अब साहब डॉक्टर साहब चल जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के उस मतलब जो बच्चा होता है उसके घर में सिर्फ 2 लोग होते हैं, वो और उसकी माँ। उसकी माँ पूछती है तो बच्चा बताता है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, ये मुझे ऐसे गांव में मिले थे और मैं इनको घर ले आया, रात का टाइम है और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो ये आज हमारे घर पे ही रुकेंगे। तो डॉक्टर साहब को खाना वगैरह खिलाया जाता है, फिर उन्हें एक डेडिकेटेड रूम और एक बिस्तर दिया जाता है सोने के लिए, ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। जब सवेरे डॉक्टर साहब की आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाते हैं ये देख कर कि डॉक्टर साहब जो हैं वो एक खंडर में सो रहे थे, और जो आसपास के जितने भी घर थे वो सब भी खंडर में तब्दील हो चुके थे। डॉक्टर साहब परेशान होते हुए इधर उधर देखते हैं, और फिर ढूंढते ढूंढते वो रात शाम होते होते बस स्टैंड पे पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस गांव के तो नहीं लगते। और वो बताते हैं कि साहब मैं इस तरीके से एक औरत को ढूंढता हुआ आया था, और मैं उस उन्हीं के तलाश में भटक रहा हूँ। अब एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने की थी यहाँ पर आने से पहले, वो जब उन बूढ़ी औरत के बेटे के घर पे गए थे तो उन्होंने हार चढ़ी हुई तस्वीर का एक फ़ोटो फ़ोन में कैप्चर कर लिया था। पता नहीं क्यों किया था, बस उन्होंने कर लिया था। फिर जब वो बस स्टैंड पे बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है अगर उनके पास कोई तस्वीर वगैरह मौजूद हो तो जब वो तस्वीर दिखाते हैं जो उन्होंने हॉस्पिटल में उन बूढ़ी अम्मा के साथ खींची थी, तो उस तस्वीर में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ था। पूरी तस्वीर जो थी वो ब्लैंक थी। हैरानी की बात थी डॉक्टर साहब के लिए, पर उन्होंने उस वक्त रिएक्ट ना करते हुए दूसरी वो तस्वीर देखनी चाहिए जो उन्होंने यहाँ पर आने से पहले खींची थी। अब वो जो खींची हुई तस्वीर थी उसमें साफ साफ तौर पर वो बूढ़ी अम्मा नज़र आ रही थी। तो उन डॉक्टर साहब ने बस स्टैंड पर बैठे उस बूढ़े आदमी को वो तस्वीर दिखाई, तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें फ़ौरन पहचान गया और कहने लगा ये कमला ताई है, और ये हमारे बचपन में हमारे पड़ोस में रहा करती थी। जब वो बूढ़ा आदमी 35 साल तक का हुआ उसके बाद ये गांव छोड़ के जा चुकी थी, और जिस टाइम पे इन बूढ़ी अम्मा ने गांव छोड़ा था उस टाइम पे उनकी उम्र कुछ 60 के आसपास थी। हाँ, यही बताया था शायद डॉक्टर साहब ने। अब डॉक्टर साहब जो थे हमारे वो परेशान होते हुए वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन हॉस्पिटल से ली हुई उनकी छुट्टी भी ख़त्म हो रही थी। 1-1.5 दिन का सफ़र करने के बाद में डॉक्टर साहब दोबारा से अपने पीजी पे आते हैं हॉस्टल में, और सोने के लिए जैसे ही लेटते हैं तो थकान के कारण उनकी फ़ौरन आंख लग जाती है। अब धीरे धीरे वो नींद के आगोश में खो रहे थे,
और तभी उन्हें एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में वही बूढ़ी औरत उन्हें नजर आती है जिसका उन्होंने 8 दिन तक इलाज किया, और वो उनसे ख्वाब में कह रही थी कि बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझ बूढ़ी को इतना ज़्यादा ख्याल रखा। और मैं जो पूरी ज़िंदगी प्यार की तलाश में भटकती रही, ना मेरे पति ने कभी मुझे इस तरीके से इज्जत दी, ना मेरे बच्चों ने मेरी कोई कदर करी, पर अनजान होने के बावजूद तूने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा कि जिस एक कड़ी से मैं इस दुनिया से जुड़ी हुई थी, वो कड़ी अब पूरी हो चुकी। दरअसल उनका कहने का मतलब ये था कि वो प्यार की तलाश में पूरे ज़िंदगी भटकी, पर उन्हें किसी से भी ना प्यार मिला, ना प्रॉपर इज्जत। तो उनकी जो रूह थी वो इस जहान में अटकी हुई थी कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी उन्हें रेस्पेक्ट और प्यार देता तो वो अपने उनकी जो रूह थी वो बाहर चली जाती, इस दुनिया से लौट जाती और अपनी दुनिया में चली जाती। डॉक्टर साहब कुछ बोल नहीं पा रहे थे ख्वाब में, और बस उनकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। निकलते आंसुओं के साथ साथ डॉक्टर साहब ने उनकी तरफ जब देखा तो वो बोली कि बेटा अब मैं जा रही हूँ, और जाते जाते एक आशीर्वाद तुझे दे करके जा रही हूँ। आज से तेरे हाथ में इतनी ज़्यादा शिफा होगी कि जिस भी मरीज़ का तू इलाज करेगा उसे फ़ौरन अपनी तकलीफ़ से आराम मिल जाएगा, और वो पूरी ज़िंदगी तुझे दुआ देता रहेगा। और लाजमी सी बात है कि अब जो बड़े बूढ़े होते हैं, चाहे वो ज़िंदा हों या वो ऊपर जाने के बाद में दुआ दे रहे हों, मेरे को उर्दू वर्ड नहीं पता इसका क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा सॉरी। तो बड़े बूढ़ों की दुआ हमेशा काम आती है, और वही दुआ डॉक्टर साहब के आज काम आ रही है। क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत आसानी से कवर अप कर लेते हैं, और जिस भी मरीज का वो इलाज करते हैं वो मरीज़ दोबारा वापस आता है और उन्हें थैंक यू बोल के जाता है। तो यही थी वो स्टोरी। अब मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हो सकता है कि उनके हाथ में पहले से शिफा हो, या हो सकता है कि जो पूरी कहानी डॉक्टर साहब ने मुझे बताई थी, जो अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने पेश करी है, तो वो सारी उनकी बनाई हुई भी हो सकती है। अच्छा, इसमें मैंने मेरी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो जैसे भी आपको लगे एक बार प्लीज़ बताना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।